साल 1260 मिस्र की राजधानी काहिरा के शाही दरबार में मौत जैसा सन्नाटा पसरा था। सुल्तान के अमीर, वजीर और सलाहकार सब खौफ में थे। अभी अभी खबर आई थी कि बगदाद राख हो चुका। मंगोलों का तूफान अब मिस्र के दरवाजे पर था। सिंहासन पर बैठे सुल्तान सैफुद्दीन कुतुस को अतीत से निकला एक चिन्ह याद आता है। मंगोलों ने सालों पहले परिवार समेत उन्हें गुलाम बनाकर बाजार में बेच दिया था। आज वही ताकत उनका सब कुछ छीनने के लिए फिर से सामने खड़ी थी। चंद रोज बाद दरबार में मंगोल सरदार हलागू खान के 4 दूत दाखिल हुए। ये दूत सुल्तान को एक खत देते हैं जिसमें लिखा था, हमारी बात मान लो वरना तुम्हारा अंजाम भी बगदाद जैसा होगा। ये सुनकर सुल्तान कुतुस मंगोल दूतों को घूर कर देखते हैं और फिर एक शांत मगर फौलादी आवाज में अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं जो था कि इन 4 दूतों का सर कलम कर दो और इनके सिरों को काहिरा के मुख्य दरवाजे बाब जुवेला पर लटका दो। इस आदेश का एक ही मतलब था, जंग। सुल्तान कुतुस ने दुनिया की सबसे ताकतवर फौज को जंग का न्योता दिया था, लेकिन सवाल यह था कि उन्हें हराया कैसे जाए। मंगोल सिर्फ ताकतवर नहीं थे, वो जंग के मैदान के सबसे बड़े बाजीगर थे। उनकी रणनीतियों का कोई तोड़ नहीं था। तो फिर मामलूकों ने ऐसा क्या किया जो कोई नहीं कर सका? क्या थी मामलूकों की वो चाल जिसमें दुनिया के सबसे होशियार सेनापति भी फंस गए? कैसे एक झूठे हमले और मैदान से भागने के नाटक ने इतिहास की सबसे बड़ी जीत की बुनियाद रखी? आज आपको सुनाएंगे कहानी इस्लामी इतिहास की सबसे निर्णायक लड़ाई की, कहानी उस जंग की जिसके बाद मंगोल भी इस्लाम कबूल करने को मजबूर हुए। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लैला, जिसमें आज जानेंगे उसी जंग के बारे में जिसने न सिर्फ मंगोलों को हमेशा के लिए बदला बल्कि इस्लाम को खत्म होने से भी बचाया। ये कहानी एक तूफान की है। वो तूफान जो मध्य एशिया के सपाट बंजर मैदानों से उठा, जहां साल के ज़्यादातर महीने बर्फ जमी रहती थी और हवाएं चाबुक की तरह आज भी बरसती हैं। इसी ऊसर ज़मीन पर पैदा हुई थी वो कौम जिसे दुनिया मंगोल के नाम से जानती है। उनके सरदार का नाम था चंगेज़ खान। चंगेज़ खान ने अपनी ज़िंदगी में मंगोलों को एक ऐसी अजय शक्ति बनाया जिसके सामने बड़ी बड़ी सल्तनतें ताश के पत्तों की तरह ढहीं। हमारी ये कहानी हालांकि चंगेज़ की मौत के कई साल बाद शुरू होती है। अब मंगोल साम्राज्य की बागडोर उसके पोतों के हाथ में थी। इनमें से एक था हलागू खान। हलागू को उसके बड़े भाई यानी मंगोलों के सबसे बड़े खान ने एक मिशन दिया था। मिशन था, पश्चिम की तरफ बढ़ो और तब तक मत रुको जब तुम्हारे घोड़ों के खुर भूमध्य सागर के पानी को छू न लें। रास्ते में जो भी सल्तनत आए उसे या तो झुका दो या तो मिटा दो। हलागू ने एक विशाल सेना तैयार की। कहते हैं उस दौर की ये सबसे बड़ी फौज थी। मंगोल इतिहास में हर 10 में से एक फौजी को इस सेना में शामिल होने का हुक्म दिया गया था। इसमें सिर्फ मंगोल नहीं थे, चीन से आए माहिर इंजीनियर्स थे जो पत्थर फेंकने वाली विशाल मशीनें चलाते थे। आर्मीनिया के ईसाई सैनिक थे जो मुसलमानों से अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला लेना चाहते थे। क्रूसेड्स हो रही थी। फारस के सिपाही थे जो मंगोलों के सामने पहले ही घुटने टेक चुके थे। ये एक ऐसी फौज थी जो सिर्फ लड़ना नहीं बल्कि शहरों को नेस्तो नाबूद करना जानती थी। इस तूफान का पहला बड़ा निशाना था दुनिया का सबसे अमीर और शानदार शहर बगदाद। आज का बगदाद एक आम सा शहर लग सकता है, लेकिन उस दौर में यानी साल 1258 में बगदाद दुनिया का दिल था। 500 सालों से यह शहर अब्बासिद सल्तनत की राजधानी था। ये वो जगह थी जहां दुनिया भर के विद्वान, वैज्ञानिक, कवि इकट्ठा होते थे। यहाँ की लाइब्रेरी बैत अल हिकमत में हजारों किताबें थीं। शहर के बीच से दजला नदी, जिसे टिग्रिस कहा गया, वो बहती थी और उस पर बने महल पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थे। बगदाद पर राज कर रहा था खलीफा अल मुस्तसिम। जब हलागू ने उसे खत भेजा कि वो हथियार डाल दे तो खलीफा ने जवाब में अपनी अकड़ दिखाई और कहा कि अगर तुमने बगदाद पर हमला किया तो पूरब से लेकर पश्चिम तक के सारे मुसलमान मेरे लिए लड़ने आ जाएंगे। ये मुस्तसिम की सबसे बड़ी भूल थी क्योंकि कोई मुसलमान लड़ने के लिए नहीं आया। जनवरी 1258 में हलागू की फौज ने बगदाद को चारों तरफ से घेरा। मंगोलों ने शहर के बाहर खाइयाँ खोदी और अपनी पत्थर फेंकने वाली मशीनें लगा दी।
कुछ ही दिनों में शहर की दीवारों पर इतने भारी पत्थर बरसाए गए कि उनमें दरारें पड़ने लगीं। खलीफा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब तक हो चुकी थी देर। 10 फरवरी को मंगोल सैनिक टूटी हुई दीवारों से शहर में दाखिल हुए और इसके बाद जो हुआ वो इंसानियत के इतिहास के सबसे काले पन्नों में से एक है। हलागु ने अपनी फौज को खुली छूट दे दी। एक हफ्ते तक बगदाद में कत्लेआम मचा रहा। सैनिक गलियों में घूम घूम कर हर मर्द, हर औरत, हर बच्चे को मारते थे। शहर की नालियां खून से लाल हो गई। महल, मस्जिदें, अस्पताल सब जला दिए गए। वो महान लाइब्रेरी बैतुल हिकमत जिसमें सदियों का ज्ञान था, उसे भी नहीं बख्शा गया। लाखों किताबें दजला नदी में फेंक दी गईं। इतिहासकार लिखते हैं कि किताबों की स्याही से नदी का पानी कई दिनों तक काला रहा। अब सवाल था कि खलीफा का क्या किया जाए। मंगोलों का एक सुपरस्टिशन था, अंधविश्वास, कि शाही खून को जमीन पर बहाना अपशकुन है। जामी अल तवारीख में इतिहासकार रशीद अल दीन लिखते हैं कि हलागु ने खलीफा को मारने का एक नायाब तरीका निकाला। फिर खलीफा अल मुस्तसिम को एक कालीन में कसकर लपेटा गया। फिर उस कालीन को ज़मीन पर रखकर उसके ऊपर सैकड़ों घोड़े दौड़ाए गए और इस तरह खलीफा की मौत हुई, उसका खून का एक कतरा भी ज़मीन पर गिराए बिना। बगदाद की इस तबाही की खबर जब बाकी मुस्लिम दुनिया में पहुंची तो लोगों को लगा कि जैसे क़यामत आ गई। इस्लाम का सबसे बड़ा नेता, उनका खलीफा, इतनी बेबस मौत मारा गया था। उनका सबसे महान शहर अब लाशों और राख का ढेर था। मंगोल ऐसा डर बन गए थे जिसका कोई इलाज मिल नहीं रहा था। बगदाद को जीतने के बाद हलागु की नज़र अपने अगले शिकार पर थी कि सीरिया और फिर उसके बाद जाना है मिस्र यानी इजिप्ट। बगदाद जब जल रहा था और पूरा मिडल ईस्ट मंगोलों के खौफ से कांप रहा था, तब दुनिया की आखिरी बड़ी इस्लामी सल्तनत नील नदी के किनारे सांस ले रही थी। और ये मिस्र की बात है, फिरौन और पिरामिड्स की धरती। और यहाँ राज कर रहे थे इतिहास के सबसे अनोखे बादशाह, जिन्हें कहा जाता था मामलूक। मामलूक का अरबी में मतलब होता है वो जिस पर किसी का हक हो, यानी गुलाम हुआ। किसी और का हक है तो गुलाम। अभी कोई मजाक नहीं था। मिस्र पर राज करने वाले ये लोग सच में कभी गुलाम थे। कई सौ सालों से मिस्र के सुल्तान, खासकर सुल्तान सलादीन के अयूबिद वंश के लोग, अपनी हिफाजत के लिए भाड़े के सैनिक नहीं रखते थे। वो बाजारों से छोटे छोटे लड़के खरीदते। ये लड़के ज़्यादातर किपचक तुर्क होते थे, काले सागर और मध्य एशिया के बीच के मैदानी इलाकों की एक लड़ाका कौम। मंगोल हमलों की वजह से हज़ारों किपचक बच्चे अनाथ हुए और गुलामों के बाजार में बिकने को आए। इन लड़कों को हज़ारों मील दूर मिस्र की राजधानी काहिरा लाया जाता और यहाँ एक मिलिट्री स्कूल के बैरक्स में उन्हें रखा जाता, जहाँ ज़बरदस्ती उन्हें मुसलमान बनाया जाता, अरबी सिखाई जाती और फिर शुरू होती दुनिया की सबसे सख्त मिलिट्री ट्रेनिंग। उन्हें घुड़सवारी और तीरंदाजी में माहिर बनाया जाता था। सिखाया जाता था कि तूफ़ानी रफ्तार से घोड़े दौड़ाते हुए कैसे पलक झपकते पीछे घूमकर सटीक निशाना लगाना है। उन्हें तलवारबाजी और रणनीति के हर दांव पेच सिखाए जाते और उनकी सिर्फ एक वफादारी होती, अपने मालिक यानी सुल्तान के प्रति। ट्रेनिंग पूरी होने पर उन्हें आज़ाद कर दिया जाता और सल्तनत की फ़ौज में बड़े पद भी दिए जाते। यही मामलूक थे और आगे चलकर मिस्र के सुल्तान भी बने। मामलूक ताकतवर थे, लेकिन उनकी एक दिक्कत थी। ट्रेनिंग के दौरान क्या होता था, क्योंकि आगे बड़े पद मिलने हैं, इसलिए मामलूक जितने मालिक के प्रति वफादार होते थे, उतना ही एक दूसरे के दुश्मन भी होते। हर मामलूक अमीर बनने, ताकतवर बनने और एक दिन खुद सुल्तान बनने का सपना देखता था। लगता था उनको कि एक गुलाम बन सकता है तो हम भी बन सकते हैं, और इसलिए वो आपस में ही लड़ते थे, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करते थे, कत्ल करने से भी नहीं हिचकिचाते थे। ये एक वजह थी कि मामलूकों ने जब मिस्र की सत्ता हासिल भी कर ली, तब भी आपस में बनती नहीं थी, हंगामा चलता ही था। मंगोलों के हमले के वक्त मिस्र के मामलूक सुल्तान थे सैफुद्दीन कुतुज़। कुतुज़ जानते थे कि वो अकेले तो मंगोलों का सामना कर नहीं पाएंगे। ज़रूरत थी मिस्र के सबसे काबिल और सबसे ख़तरनाक जनरल की, एक ऐसा जनरल जो खुद सुल्तान का सबसे बड़ा दुश्मन भी था। नाम था रुकनुद्दीन बेबर्स। अब ये बेबर्स भी कुतुज़ की तरह एक किपचक तुर्क ही था, जिसकी अपनी कहानी बड़ी दिलचस्प है। जब उसे गुलाम बनाकर बाजार लाया गया तो उसकी एक आंख में मोतियाबिंद देखकर किसी ने लिया नहीं। उससे एक नुक्स वाला माल समझा गया कि आंख डिफेक्टिव है। आखिरकार एक मामलूक अमीर ने उसे बहुत सस्ते में ये सोचकर ख़रीदा कि इसे अस्तबल में ही लगा दूंगा, देखभाल करेगा।
कहते हैं कि सालों बाद जब बेबर्स दुनिया का सबसे मशहूर योद्धा बना तो उसका वो पुराना मालिक अक्सर कहता था कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरा ये ख़राब आँख वाला गुलाम एक दिन अपनी इसी एक आँख से पूरी दुनिया पर नज़र रखेगा। वो लंबा चौड़ा सांवले रंग का बेहद ताकतवर आदमी था। उसकी एक आँख मोतियाबिंद की वजह से नीली थी, जो उसे और भी डरावना बना देती थी। बेबर्स जितना बहादुर था उतना ही क्रूर भी था। वो सुल्तान बनने के सपने देखता था और इसके लिए कई बार कुतुस को रास्ते से हटाने की कोशिश कर चुका था और इसी वजह से कुतुस ने उसे देश निकाला दिया था। इसलिए वो भटकता था सीरिया में। मंगोलों का सामना करने के लिए कुतुस को बेबर्स की ज़रूरत बिल्कुल थी, तो उन्होंने बेबर्स को माफ़ी का पैगाम भेजा और मंगोलों के खिलाफ लड़ने के लिए वापस काहिरा बुलाया। जब सुल्तान कुतुस और बेबर्स काहिरा में अपनी दुश्मनी भुलाकर एक हो रहे थे, तब हजारों मील दूर मंगोल खेमे में भी कुछ ऐसा हुआ जिसने लड़ाई का पूरा इक्वेशन चेंज किया। मंगोलों के सबसे बड़े बादशाह द ग्रेट खान मोंके खान की चीन में मौत हुई। ये जो खान है ये मुस्लिम सरनेम वाला खान नहीं है, हेड वाला खान है। ये खबर जब सीरिया में मौजूद हलागू खान तक पहुंची तो एक दुविधा में पड़ा। मंगोल परंपरा के मुताबिक ग्रेट खान की मौत के बाद राज परिवार के सभी शहजादों को नए खान के चुनाव के लिए वापस राजधानी पहुंचना होता था, काराकोरम। हलागू खुद भी अगला ग्रेट खान बनने का तगड़ा दावेदार था। नहीं जाता तो उसका कोई और चचेरा भाई पद हासिल कर लेता। तो हलागू ने फिर एक मुश्किल फैसला लिया। वो अपनी फौज का बड़ा और सबसे बेहतरीन हिस्सा लेकर वापस फारस की तरफ लौटा, लेकिन मिस्र को जीतने का सपना उसने छोड़ा भी नहीं। उसने अपनी फौज का एक हिस्सा, करीब 20,000 सैनिकों की टुकड़ी सीरिया में छोड़ी और इस फौज की कमान उसने अपने सबसे भरोसेमंद और बहादुर जनरल को सौंपी, जिसका नाम था कितबुका नोयन। कितबुका एक आम मंगोल नहीं था, वो तुर्क था और उसने ईसाई धर्म भी अपना लिया था। बेहद अनुभवी था, निडर था, काबिल सेनापति था जिसने अपनी पूरी जिंदगी मंगोलों के लिए ही लड़ते बिताई थी। हलागू को यकीन था कि कितबुका की फौज मिस्र के मामलूकों को कुचलने के लिए काफ़ी होगी। आखिर आज तक दुनिया की कोई ताकत मंगोलों के सामने नहीं टिकी थी। उधर काहिरा में सुल्तान कुतुस ने अपने सभी मामलूक अमीरों को एक आपातकालीन मीटिंग में बुला लिया। सवाल एक ही था कि करना क्या है। क्या हम मिस्र में रहकर मंगोलों के हमलों का इंतजार करें या अपनी पूरी ताकत के साथ मिस्र से बाहर निकलें, सीरिया में उनको फेस करें। कुछ अमीरों का मानना था कि इंतजार करना बेहतर होगा, लेकिन बेबर्स इसके लिए तैयार नहीं था। उसने दरबार में एक जोरदार भाषण दिया जिससे सुनकर सारे अमीरों में जोश भर गया। उन्होंने एक साथ कसम खाई कि वो आखिरी सांस तक लड़ेंगे और मामलूक फौज मिस्र के बाहर जाकर मंगोलों का सामना करेगी सीरिया में। जल्दी मामलूक फौज काहिरा से निकली, सीधे फिलिस्तीन की तरफ बढ़ी, लेकिन उनके रास्ते में एक और बड़ी रुकावट थी। ईसाई धर्म योद्धाओं या क्रूसेडर्स का राज्य, जिसका केंद्र था आकर। ये वही यूरोपियन योद्धा थे जो 100 साल से मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे थे और मामलूक इनके पुराने दुश्मन थे। कुतुस ने फिर अपने दूत एकर भेजे, संदेश दिया कि हम आपके दुश्मन हैं और मंगोल भी आपके दुश्मन हैं। आपसे लड़ने हम आए नहीं हैं, सिर्फ हमें अपनी ज़मीन से गुजरने दीजिए, हमें रसद खरीदने दीजिए। अगर आप हमारे दोस्त नहीं बन सकते तो कम से कम हमारे दुश्मन के दोस्त भी मत बनिए। क्रूसेडर्स मान गए। उन्होंने मामलूकों को अपनी ज़मीन से गुजरने और अपनी फ़ौज के लिए खाना पानी खरीदने की इजाज़त दी। ये मामलूकों के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी। अब मामलूक फ़ौज ताज़ा दम होकर उस जगह पहुंची जहां मंगोलों का सामना करना था। लड़के आते तो थकान होती। ये जगह थी ऐन जालूत। ऐन जालूत का मतलब होता है गोलायत का चश्मा। इस जगह का नाम बाइबल की एक बड़ी मशहूर कहानी से जुड़ा हुआ है, डेविड वर्सेस गोलायत। कहानी कुछ यूँ है कि एक तरफ थी फिलिस्तीन की सेना और उनका विशालकाय योद्धा गोलायत। हमेशा लोहे के कवच में ढका रहता और रोज़ इजरायली फ़ौज को ललकारता कि है कोई जो मुझसे अकेले लड़ने को आए। इजरायली फ़ौज में कोई भी उस दानव से लड़ने को तैयार नहीं था। तभी दाऊद नाम का एक नौजवान गडरिया, डेविड, जो सिपाही भी नहीं था, गडरिया था, आगे आता है। बादशाह का दिया भारी भरकम कवच और तलवार लेने से इनकार करता है। क्या लेता है हाथ में? बस अपने गुलेल और नदी से चुने हुए 5 पत्थर। दाऊद ने अपने गुलेल से एक पत्थर सीधा गोलायत के माथे पर मारा और वो वहीं ढेर हो गया। डेविड और गोलायत की कहानी कमज़ोर की ताकतवर पर जीत की कहानी है और ये कहानी ऐन जालूत के मैदान में ही घटी, ऐसा माना जाता है। इसी मैदान में 13वीं सदी में मंगोलों और मामलूकों का भी आमना सामना हुआ। जैसे पहले बताया, इस समय तक हलागू खान मंगोल फौज के साथ नहीं था। फौज की कमान थी कितबुका नोयन के हाथ में। जब उसे पता चला कि मामलूक फौज ऐन जालूत तक पहुंच गई है, फौरन अपनी फौज लेकर उनका सामना करने वो निकल पड़ा। अब दुनिया की 2 सबसे खतरनाक सेनाएं आमने सामने आई।
3 सितंबर 1260 की सुबह थी। ऐन जालूत के मैदान पर सूरज की पहली किरणें पड़ी। एक तरफ मंगोल फौज अपने घोड़ों पर तैयार खड़ी थी। उनके लोहे के कवच और भाले सूरज की रोशनी में चमक रहे थे, फिर भी वो शांत थे क्योंकि उन्हें जीत का यकीन था। इनके लिए ये बस एक और लड़ाई थी। दूसरी तरफ मामलूक थे। उनके दिलों में भी जोश था, लेकिन डर भी था। जानते थे कि कोई आम लड़ाई नहीं होगी, ये उनके वजूद का फैसला करने वाली लड़ाई थी। मंगोल जनरल कितबुका ने दूर से मामलूक फौज के अगले दस्ते को देखा। बहुत बड़ा दस्ता नहीं था, तो कितबुका को लगा कि यही पूरी मामलूक फौज होगी। ये देखकर उसे अपनी जीत पर इतना यकीन हो गया कि उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर सीधा हमला करने का फैसला किया और अपने सैनिकों को उसने दे दिया यलगार। हजारों मंगोल सैनिक एक साथ अपने घोड़े दौड़ाते हुए बढ़े तो जमीन कांपने लगी। ऐसा लगा जैसे एक तूफान मामलूकों को निगल जाएगा। लेकिन मामलूक फौज का सिर्फ एक दस्ता नहीं था। मामलूक फौज के अगले दस्ते की कमान बेबर्स के हाथ में थी। जैसे ही मंगोल उन पर झपटे, बेबर्स और उनके सैनिक भी उनसे भिड़ लिए। मैदान में तलवारें टकराने लगी, तीरों की बारिश होने लगी। कुछ देर तक जबरदस्त लड़ाई चली और फिर जैसा कि तय था, बेबर्स ने वो किया जिसकी मंगोलों को उम्मीद ही नहीं थी। बेबर्स ने अपनी फौज को पीछे हटने का हुक्म दिया। मामलूक सैनिक लड़ने का नाटक करते करते मैदान से भागने लगे। पास की एक घाटी और पहाड़ियों की तरफ पीछे हट रहे थे। कितबुका ने देखा तो वो जोर से हंसा। उसे लगा कि मामलूक डरकर भाग रहे हैं, तो उसने अपनी पूरी फौज को हुक्म दिया कि इन कायरों का पीछा करो और एक को भी जिंदा छोड़ो मत। मंगोल फौज, जो अपनी अनुशासित रणनीति के लिए जानी जाती थी, अब जीत के जोश में सारे नियम भूल चुकी थी। वो बेतरतीब ढंग से भागते हुए मामलूकों का पीछा करने लगे। वो धूल और शोर के गुबार में ये देख ही नहीं पाए कि वो एक जाल में फंसते जा रहे हैं। जैसे ही मंगोल फौज घाटी के अंदर घुसी, वो जाल बंद हो गया। सुल्तान कुतुस, जो अपनी मुख्य सेना के साथ पहाड़ियों के पीछे छिपे हुए थे, उन्होंने हमले का हुक्म दिया। तीन तरफ से हजारों मामलूक सैनिक अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए मंगोलों पर टूट पड़े। मंगोल चारों तरफ से घिर गए, लेकिन मंगोल जो हैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले थे। कितबुका ने अपनी फौज को फिर से रिग्रुप किया, एक ज़बरदस्त जवाबी हमला किया और एक पल को ऐसा लगा कि मंगोल मामलूकों की घेराबंदी को तोड़ कर निकल जाएंगे। मामलूक फौज का बायां हिस्सा मंगोलों के दबाव में टूटने भी लगा। सुल्तान कुतुस, जो एक ऊंची पहाड़ी से सब देख रहे थे, समझ गए कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो सब हाथ से निकल जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। और तब कुतुस ने वो किया जो एक सच्चा लीडर करता है। उन्होंने अपना शाही हेलमेट उतार कर फेंका ताकि उनके सैनिक चेहरा पहचान सकें और फिर वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाए, या इस्लाम, हाँ, यानी ए इस्लाम। ये नारा सुनते ही मामलूक फौज में जैसे बिजली दौड़ गई। सुल्तान खुद अपनी जान की परवाह किए बिना मैदान में कूद पड़ा था। कुतुस अपनी रिजर्व सेना को लेकर सीधे उस जगह पर जाकर भिड़े जहां उनकी फौज कमजोर पड़ रही थी, जो फ्लैंक टूट रहा था। अपने सुल्तान को अपने बीच लड़ते देख मामलूक सैनिक जोश से भर गए, दोगुनी ताकत से मंगोलों पर टूट पड़े और इसने लड़ाई का रुख पूरी तरह से बदल दिया। मंगोलों के पैर इसके बाद उखड़ने लगे, उनका रैंक एंड फाइल टूटा और वह मैदान छोड़कर भागने लगे। मामलूक सैनिक मीलों तक उनका पीछा करते रहे, उनको मारते रहे। मंगोल जनरल कितबुका भागा नहीं, उसने अपनी हार कबूल की। वो कुछ वफादार सैनिकों के साथ आखिरी दम तक लड़ा और आखिरकार जिंदा पकड़ लिया गया और सुल्तान कुतुस के सामने पेश भी किया गया। कुतुस के इशारे पर कितबुका और उसके साथियों का सर कलम कर दिया गया। ऐन जालूत की जंग खत्म हो चुकी थी और मैदान मंगोलों की लाशों से पटा हुआ था। 50 सालों में पहली बार था जब मंगोलों की अजेय सेना को किसी ने मैदान जंग में इतनी बुरी तरह हराया था। मंगोलों के कभी न हारने का मिथक इसी तरह टूटा। ऐन जालूत की जीत की खबर जब दमिश्क और अलेप्पो पहुंची तो वहां के लोगों ने सड़कों पर निकलकर जश्न मनाया। मंगोलों का खौफ खत्म हो गया था। मामलूक फौज अब एक विजेता की तरह काहिरा लौट रही थी। लेकिन इस जीत की कहानी में एक और मोड़ बाकी था। जिस वक्त पूरी फौज जीत के जश्न में डूबी थी, उस वक्त बेबर्स के दिमाग में सुल्तान बनने का पुराना सपना फिर से जाग उठा। उसने देखा कि सुल्तान कुतुस ने जीत का सारा श्रेय तो खुद ले लिया। बेबर्स को लगा कि ये तो नाइंसाफ़ी है। वापसी के रास्ते में शिकार खेलने के बहाने बेबर्स और उसके कुछ वफादार साथियों ने सुल्तान कुतुस को अकेला पाकर उनका कत्ल कर दिया। इसके बाद बेबर्स सीधा काहिरा पहुंचा और ख़ुद को मिस्र का नया सुल्तान घोषित किया। सुल्तान बेबर्स एक बेहद काबिल और दूरदर्शी शासक साबित हुआ। अगले 17 सालों तक मिस्र पर राज किया और मामलुक सल्तनत को इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाया। उसने मंगोलों को कई बार हराया भी और क्रूसेडर्स को भी उनकी ज़मीन से खदेड़ा। ऐन जालूत में जो जीत हासिल हुई थी, बेबर्स ने उसे एक परमानेंट लेगेसी में चेंज किया, एक स्थायी विरासत। लेकिन इस जंग का सबसे बड़ा और दूरगामी असर खुद मंगोलों पे हुआ।
वो मंगोल जो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन थे, चंद दशकों में उन्हीं को इस्लाम कबूल करना पड़ा। कैसे हुआ, ये समझने के लिए कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए। दरअसल चंगेज़ खान के बाद उसका विशाल साम्राज्य 4 पोतों में बटा, और इस कहानी के लिए इनमें से 2 की बात आपको करनी है। एक हिस्सा था इल्खानेट, ये फारस और इराक का इलाका था जहाँ हलागू खान और उसके वंशजों ने राज किया। ये वही मंगोल थे जिन्होंने बगदाद को तबाह किया था, ऐन जालूत में हारे थे। दूसरा और हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा था गोल्डन होर्ड। ये रूस और सेंट्रल एशिया के मैदानों का एक विशाल साम्राज्य था, और यहाँ का खान था बरके खान, बग खान भी बोलते हैं लोग, जो हलागू का चचेरा भाई था। इन दोनों में एक बहुत बड़ा फ़र्क था। हलागू खान बौद्ध धर्म को मानता था और उसकी माँ और पत्नी थी ईसाई, इसलिए वो मुसलमानों से नफरत करता था। क्रूसेड्स का ज़माना था। लेकिन बरके खान अपनी जवानी में ही इस्लाम कबूल कर चुका था। जब बरके खान को पता चला कि हलागू ने बगदाद में खलीफा को ही मार डाला और लाखों बेगुनाह मुसलमानों का भी कत्ल किया, तो वो गुस्से में आग बबूला हो गया। हालांकि हलागू उस वक्त बहुत ताकतवर था, बरके खान अकेले उससे दुश्मनी मोल नहीं ले सकता था। लेकिन जब उसे ऐन जालूत में मामलुकों की जीत की खबर मिल गई, बरके को समझ आ गया कि हलागू को हराया भी जा सकता है। बरके खान ने फौरन सुल्तान बेबर्स को खत लिखा और उसके साथ एक गठबंधन बनाया, एक अलायंस। अब इतिहास में पहली बार मंगोल ही मंगोल के खिलाफ लड़ने जा रहा था। एक तरफ था गोल्डन होर्ड का मुसलमान खान बरके, और दूसरी तरफ था इल्खानेट का बौद्ध खान हलागू। दोनों के बीच एक लंबी और खूनी जंग छिड़ी, और इस आपसी लड़ाई ने हलागू को इतना कमज़ोर कर दिया कि वो फिर कभी मिस्र पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाया। ऐन जालूत की हार और बरके खान से दुश्मनी, इन 2 वजहों से मंगोलों का पश्चिम की तरफ बढ़ता हुआ तूफान हमेशा के लिए रुका, और यहीं से इस्लाम का रास्ता मंगोलों के लिए भी खुलना शुरू हुआ। गोल्डन होर्ड तो पहले से ही एक मुस्लिम सल्तनत थी, लेकिन अब इल्खानेट के मंगोलों ने भी देखा कि उनकी ताकत आपसी लड़ाई की वजह से बर्बाद हो रही है। उन्होंने ये भी महसूस किया कि फारस की जिस जनता पर वो राज कर रहे हैं वो मुस्लिम्स हैं। उन पर राज करने के लिए ज़रूरी था कि उनके धर्म को समझा जाए, अपनाया भी जाए। हलागू के कुछ दशकों बाद उसके एक पड़पोते गाजान खान ने औपचारिक रूप से इस्लाम कबूल किया, और उसके बाद इल्खानेट के ज़्यादातर मंगोल मुसलमान होते गए। वो मंगोल जो कभी इस्लाम को दुनिया से मिटाने निकले थे, अब खुद उसी धर्म का हिस्सा बन चुके थे। ये ऐन जालूत की जंग का सबसे बड़ा नतीजा था, एक ऐसी जंग जिसने न सिर्फ एक सल्तनत को बचाया, बल्कि दुनिया के सबसे खूंखार लड़ाकों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अलिफ लैला के शानदार एपिसोड को लिखा है हमारे साथी कमल ने, और इसे सर्वेश ने रिकॉर्ड किया है। आप खबरगांव को देखते रहिए।